एजुकेशन पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 जो कि है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज ये दोनों एक अलग अलग टर्म है। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, सारे जंगल, और वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है, सारे के सारे जानवर। तो ये जो सारे के सारे जंगल हैं और जानवर हैं वो हमारे लिए रिसोर्स कैसे हैं, कैसे हमें इनका यूटिलाइजेशन करना चाहिए, कैसे कैसे ये धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, इनके क्या क्या क्लासिफिकेशन है, ये हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे और हम इनको कैसे कैसे बचा सकते हैं वो भी इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इन सबको समझने के लिए हम एक टर्म समझते हैं जो कि है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी यानी कि वो जगह जहाँ पे सारे के सारे फ्लोरा और फोना रह सकते हैं, यानी कि जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स जितने भी आपके फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ हैं वो सब एक जगह पे जहाँ पाए जाते हैं उसे बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी इन सिंपल टर्म। बट आपके बुक में जो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन दे रखी है वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी आर immensely rich in wildlife and cultivated species, diverse in form and function, but closely integrated in the system through multiple network of independence। मतलब बायोडाइवर्सिटी क्या है, एक इमर्सिवली रिच यानी कि इसमें अनगिनत, इमर्सिवली रिच यानी कि अनगिनत या बहुत सारे, इमर्सिवली रिच का मतलब समझ लो बहुत सारे। तो बायोडाइवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ और कल्टिवेटेड स्पीशीज किसके फॉर्म और फंक्शंस प्रेजेंट है, और ये दोनों क्या है, क्लोजली इंटीग्रेटेड है इन सिस्टम्स, और इनका क्या है, मल्टीपल नेटवर्क है। मतलब एक जो स्पीशीज है ना उसके बहुत सारे नेटवर्क है, मतलब बहुत सारे क्लासिफिकेशंस है। जैसे अगर हम एनिमल्स के बारे में देखें तो कैट फैमिली के अंदर बहुत सारे क्लासिफिकेशन आ जाते हैं, कैट्स भी आ जाते हैं, लायंस भी आ जाता है, लेपर्ड्स भी आ जाते हैं, और भी बहुत सारे एनिमल्स आ जाते हैं। तो ऐसे क्या है, इनका एक इमर्सिवली नेटवर्क है, मतलब मल्टीपल नेटवर्क है, और ये क्या है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी, वी कैन से दैट बायोडाइवर्सिटी कंसिस्ट ऑफ फ्लोरा एंड फौना। मतलब बायोडाइवर्सिटी में क्या आता है, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मतलब सारे के सारे प्लांट्स और फोना मतलब एनिमल्स। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, देखो दो तरीके हैं फ्लोरा को याद करने के। फ्लोरा, आपने वर्ड सुना है फ्लावर, फ्लावर की स्पेलिंग में भी FLO आता है और फ्लोरा की स्पेलिंग में भी आता है। तो ये दोनों मैच कर रहा है ना, फ्लोरा और फ्लावर, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे प्लांट्स स्पीशीज आ जाएंगे, यानी कि वो एरिया जहाँ पे सारे के सारे प्लांट्स रहते हैं वो फ्लोरा के अंदर आ गया। और फोना, फोना यानी कि आपका एनिमल्स, ठीक है। तो फ्लोरा याद कर लो, फोना याद हो जाएगा। या फ्लोरा किससे मिलता जुलता वर्ड है, फ्लोर से, तो फ्लोर आ जाए या फ्लावर आ जाए उससे आप याद करना। फ्लोर किससे बनता है, फ्लोर भी तो आपका वुड वगैरह वगैरह से बनता है ना, तो ये किससे मिलता है, प्लांट से। तो फ्लोरा या फोना, फ्लोरा आ जाए तो प्लांट्स और फोना मतलब क्या होता है, एनिमल्स। तो ये था बायोडाइवर्सिटी। अब हम ना इनके क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि फ्लोरा और फोना किस किस टाइप में क्लासिफाइड हो रही हैं। तो अब टॉपिक आता है हमारा डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज फाउंड इन इंडिया। हमारे इंडिया में क्या कौन सी डिफरेंट वेराइटीज है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की जो कि हमारे इंडिया में मिलती हैं। तो हमारे इंडिया में ना बेसिकली 6 टाइप की कैटेगरीज में इनको डिवाइड करा गया है। 6 टाइप की हमारे पास फ्लोरा और फोना की हमारे पास अवेलेबल है। तो है ना, ये क्या है, बेस्ड ऑन द, तो ये जो क्लासिफिकेशन करा है किसने करा है, ये करा है IUCN ने। किसने करा है, IUCN ने। IUCN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। तो यानी कि IUCN एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सारी स्पीशीज का सर्वे लेता है टाइम टू टाइम, और वो पता करता है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में या पूरे इंडिया में कितने स्पीशीज अवेलेबल हैं। तो है ना, क्या है कि बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेशनल रिसोर्स यानी कि IUCN की रिपोर्ट के अनुसार हमने क्या करा है, प्लांट्स और एनिमल्स को 6 टाइप में क्लासिफाई करा है। तो 6 टाइप कौन से हैं, नॉर्मल स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज, रेयर स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज, वनरेबल स्पीशीज और एक्सटिंक्ट स्पीशीज। अब ये जो 6 टाइप को है ना, अब हम एक एक करके डिटेल में इन 6 टाइप्स को पढ़ते हैं।
तो सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन आता है वो है हमारा नॉर्मल स्पीशीज का। नॉर्मल स्पीशीज यानी कि वो सारी स्पीशीज जो कि हमारे पास इतनी अवेलेबल है कि उनका एक्सटिंक्ट होना, खत्म होना वो मुश्किल है। उनके पास मतलब इस कैटेगरी के जो स्पीशीज हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे अमाउंट में अवेलेबल है, जिनका खत्म होना इतना अच्छा नहीं हो, इतनी इजीली वो खत्म नहीं हो सकते, और इतनी पॉपुलेशन है उनकी, उनके सर्वाइवल के लिए बहुत अच्छी पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल स्पीशीज क्या है, स्पीशीज हुज पॉपुलेशन लेवल आर नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर एग्जाम्पल कैटल, डॉग, नीम, पीपल एक्सेट्रा। मतलब ये सारी कॉमन स्पीशीज होती हैं जो कि हमें आसपास के एरियाज में हमें दिखाई दे जाती हैं। कैटल और डॉग हमें आसपास में एरियाज में दिखाई दे जाते हैं। नीम का पेड़ या पीपल का पेड़ वो भी हमें अपने आसपास के एरियाज में इजीली दिखाई देने लग जाते हैं, और इनकी इतना अमाउंट में अवेलेबल है कि ये हाँ इनका सर्वाइवल आराम से हो सकता है बहुत अच्छी तरीके से, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल भी स्पीशीज होती है। नेक्स्ट स्पीशीज आती है जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज है। एंडेंजर्ड स्पीशीज यानी कि वो स्पीशीज जो कि धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है ना, उसका एग्जिस्टेंस जो है वो खत्म होता जा रहा है। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या लिखा हुआ है, दीज आर दो स्पीशीज विच आर डेंजर टू एक्सटिंक्ट। फॉर एग्जाम्पल डेंजर टू एक्सटिंक्ट मतलब वो धीरे धीरे खत्म होने वाले, डर है कि खत्म ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कौन सी है, स्नो लेपर्ड और माउंटेन गोट। स्नो लेपर्ड और माउंटेन गोट धीरे धीरे करके खत्म हो चले आ रहे हैं। फिर आता है वनरेबल स्पीशीज। वनरेबल स्पीशीज वो सारी स्पीशीज होती हैं, वो स्पीशीज की जो कि आगे आने वाले फ्यूचर में इनको खत्म होने के लिए बहुत खतरा है, और इनका जो अमाउंट है वो बहुत ही कम बचा है आज के टाइम पे। वनरेबल स्पीशीज का क्या है, दीज आर दो स्पीशीज whose population has declined to leave from where it is likely to move into the endangered species category in future. For example, blue sheep, genetic dolphin. मतलब ये वो सारी स्पीशीज होती हैं जो कि हमारे जल्दी ही खत्म होने वाली है। जितना ये पहले अमाउंट में थी आज के टाइम पे उतने अमाउंट में वो अवेलेबल नहीं है, और ये धीरे धीरे किसकी कैटेगरी में मूव करके दे जा रही है, एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में। जैसे कि ये ब्लू शीप और ये जेनेटिक डॉल्फिन ये हमारे एरिया में 50 to 100 ही बस पाई जाएंगी, इससे ज़्यादा नहीं पाई जा रही है। तो यानी कि इनका कितना कम अमाउंट है, 50 to 100, ठीक है, धीरे धीरे खत्म होने वाली है। तो कौन सी थी, नॉर्मल स्पीशीज, स्पीशीज हुज पॉपुलेशन लेवल इज नॉर्मली फॉर देयर सर्वाइवल, यानी कि वो स्पीशीज जिनका नॉर्मली है लेवल सर्वाइवल के लिए इनफ है। फॉर एग्जाम्पल कैटल, डॉग, नीम, पीपल। फिर आता है एंडेंजर्ड स्पीशीज, वो सारी स्पीशीज जो कि खत्म होने वाली हैं। दीज आर द स्पीशीज हु आर डेंजर टू एक्सटिंक्ट, फॉर एग्जाम्पल स्नो लेपर्ड, माउंटेन गोट एक्सेट्रा। फिर आती है वनरेबल स्पीशीज, दीज आर द स्पीशीज हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड टू द लेवल फॉर it is likely to move into the endangered species category in future. For example, blue sheep, genetic dolphin. मतलब ये वो सारी स्पीशीज होती हैं जो धीरे धीरे करके खत्म होने वाली हैं, और एक किसकी कैटेगरी में शिफ्ट होने वाली है, डेंजर्ड स्पीशीज की। अब आगे की क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो अब जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो कैटेगरी हमारी रेयर स्पीशीज। रेयर स्पीशीज यानी कि वो स्पीशीज होती हैं जो कि बहुत ही कम अमाउंट में अवेलेबल होती हैं। ये धीरे धीरे करके किसकी कैटेगरी में इन्वॉल्व होती जा रही है, एंडेंजर्ड या वनरेबल स्पीशीज की कैटेगरी में आती जा रही है, जैसे है ना। तो ये क्या है, रेयर स्पीशीज विद स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू द एंडेंजर्ड और वनरेबल कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल हॉर्नबिल, डेजर्ट फॉक्स, हिमालयन बियर, हिमालयन ब्राउन बियर। तो यानी कि वो सारी स्पीशीज होती हैं जो कि धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही हैं, और ये बहुत रेयर हो गई है मिलना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज यानी कि वो स्पीशीज जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है ना, जो वो सारी स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती हैं, हर जगह अवेलेबल नहीं होती है। तो वो कौन सी स्पीशीज होती है, एंडेमिक स्पीशीज आर द स्पीशीज which are found in some particular area. For example, अंडमान टेल या अंडमान निकोबार पेंगुइन। जैसे अंडमान और निकोबार एक आइलैंड है, तो वहाँ के जितने भी एनिमल्स होंगे ना वहीं मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे। कुछ एनिमल्स की कैटेगरी हुआ है, तो कौन से, अंडमान टेल और निकोबार पेंगुइन, ये अंडमान और निकोबार में ही स्पेशली मिलते हैं। फिर लास्ट कैटेगरी आती है एक्सटिंक्ट स्पीशीज, जो कि खत्म हो चुकी है, जो कि आज के टाइम में हमें ढूंढने पर भी मिलने वाली नहीं है। जैसे कि डोडो बर्ड हो गई, है ना, वो एशियाटिक चीता हो गया, या पिंक हेड डक हो गई। तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज, दीज आर द स्पीशीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर द सर्चेस ऑफ नोन लाइक एरियाज वेयर दे अकर। फॉर एग्जाम्पल डोडो, पिंक हेड डक, एशियाटिक चीता।
तो क्या है, रेयर स्पीशीज कौन सी स्पीशीज होगी, जिनकी बहुत ही कम पॉपुलेशन में अवेलेबल है, जैसे कि हॉर्नबिल, डेजर्ट फॉरेस्ट, हिमालयन ब्राउन बियर। एंडेमिक स्पीशीज जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है, फॉर एग्जांपल अंडमान टेल और निकोबार पेंगुइन। एक्सटेंटिक स्पीशीज जो कि आज के टाइम में ढूंढने पर भी हमें नहीं मिलने वाली, जैसे डोडो या पिंक हेड डक या एशियाटिक चीता। तो अब हमने पढ़ लिया कि फ्लोरा और फौना क्या है, क्या क्या इनकी कैटेगरीज हैं, पर जब हमने उसकी कैटेगरीज पढ़ी तो उस कैटेगरीज में ये था कि वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। तो खत्म होने के क्या क्या कारण है, यानी कि उनके डिप्लीट होने के क्या क्या कारण है, अब वो हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा और फौना के खत्म होने के क्या क्या कारण है। डिप्लीट मतलब होता है खत्म, ठीक है। तो जो ह्यूमन बीइंग है ना, हम लोग जैसे हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है ना, हम उनको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ नई चीज बनाने में। जैसे कि हमने प्लांट्स का यूज कर दिया, ट्रीज का यूज कर दिया पेपर्स बनाने के लिए, है ना, उसकी लीव्स का यूज कर लिया हमने वो प्लेट्स बनाने के लिए, पत्तियों की प्लेट आती है ना, या हमने ट्रीज का यूज करा रबड़ बनाने के लिए, फ्यूल बनाने के लिए, है ना, वुड के लिए यूज करा। तो हमने क्या करा, धीरे धीरे, जैसे हम तो थोड़ा यूज करते हैं, बट ऑल ओवर वर्ल्ड में इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है कि इनका यूज ना बढ़ता जा रहा है। तो इनका यूज बढ़ता जा रहा है, तो यानी कि ये क्या हो रहा है, एक टाइम आएगा कि खत्म होती जाएंगी, यानी डिप्लीट होती जा रही है। तो ये इनका डिप्लीशन का यही रीजन है कि जो ह्यूमन बीइंग ने क्या कर दिया, नेचुरल रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नई चीजें बनाने के लिए, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके खत्म होते जा रहे हैं। तो क्या, ह्यूमन बीइंग ट्रांसफॉर्म नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वुड, लीव्स, रबर्स, डाइज, फूड, फ्यूल एक्सेट्रा विच डिप्लीट द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। यानी कि हमने सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके इनको अलग अलग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, जिसकी वजह से ये जो इनकी ओरिजिनल स्टेट है उसमें अवेलेबल बहुत कम बचे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके खत्म होते जा रहे हैं। और इसके अलावा और कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो देखते हैं। तो द वेरियस फैक्टर्स व्हिच कैन डिप्लीट द फ्लोरा एंड फौना आर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। लोग क्या कर रहे हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिप्लीट हो रहा है। माइनिंग बढ़ गई है, ग्रेजिंग बढ़ गई है, ओवर पॉपुलेशन बढ़ गई है, इन सारे रीजंस की वजह से भी ये डिप्लीट होता जा रहा है। उसके बाद क्या करते हैं, हंटिंग, हम लोग जानवरों को पकड़ देते हैं, उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, या जंगलों में आग लगा देते हैं। अब कई कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि जंगलों में आग लगा दिया तो फॉरेस्ट खत्म हो रहा है, एनिमल्स कैसे खत्म हो रहे हैं। तो जब आग लगती है ना पूरे के पूरे, उसमें कुछ एनिमल्स भी होते हैं, तो एनिमल्स ना, आग तो बहुत जल्दी फैलती हुआ, एनिमल्स इतना जल्दी भाग नहीं पाते हैं वहां से, तो वो क्या होता है, वो भी जल जाते हैं उसके अंदर। तो फॉरेस्ट फायर और पॉइजनिंग, है ना, कभी कई बार क्या होता है ना, जानवरों को ना पॉइजन दिया जाता है, जिसकी वजह से वो मर भी जाते हैं, जिनको हंट नहीं कर सकते तो उसको इनडायरेक्ट वे में ना पॉइजन भी देके मार देते हैं। तो कौन से फैक्टर है, ह्यूमन फैक्टर है, यानी कि हम लोगों ने क्या करा है, नेचुरल रिसोर्सेज को नई नई चीजों में क्लासिफाई कर दिया, जिसकी वजह से वो ओरिजिनल स्टेट जो है उनकी वो खत्म होती जा रही है, जिसकी वजह से वो आज के टाइम पे डिप्लीट होते जा रहे हैं। तो ह्यूमन बीइंग ट्रांसफॉर्म नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वुड, लीव्स, रबर, डाइज, फूड, फ्यूल एक्सेट्रा व्हिच कैन डिप्लीट द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। द वेरियस फैक्टर व्हिच कैन डिप्लीट द फ्लोरा एंड फौना, और कौन से फैक्टर्स हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, माइनिंग, ग्रेजिंग, ओवर पॉपुलेशन, हंटिंग, ओवर एक्सप्लॉइटिंग, फॉरेस्ट फायर और पॉइजनिंग। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से क्या है, जो हमारे एरिया के फ्लोरा और फौना है वो खत्म होते जा रहे हैं। तो अब हमने ये तो पढ़ लिया कि फ्लोरा और फौना खत्म कैसे हो रही है। अब ये भी पढ़ लेते हैं कि इनको बचाया कैसे जाता है। तो इनको बचाने के लिए जो ये डिमांड राइज हो गई थी कि इनको हमें बचाना जरूरी है, तो एक एक्ट पास हुआ था, जिस एक्ट का नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। कौन सा था, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस बना दिए गए थे कि हमें कैसे कैसे फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करना है। तो द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या लिया था कि जितनी जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या करा था कि है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रिजर्व पार्क बना दिए थे। कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रिजर्व पार्क यानी कि ऐसी जगह होती है जहाँ पे एक्सटिंक्ट होने वाली स्पीशीज, एक्सटिंक्ट तो नहीं, एंडेंजर्ड स्पीशीज को हम एक जगह उनके हैबिटेट, उनका एनवायरनमेंट, जिस वो हैबिटेट में रहते हैं वैसे एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, जिसकी वजह से वो खत्म ना हो, उस पर सर्वाइव कर जाए।
नेक्स्ट था कि इस प्रोग्राम का एम ये था कि जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज की पॉपुलेशन बची है उस सबको प्रोटेक्ट करना। क्या एम था? एंडेंजर्ड स्पीशीज की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना। The project was launched by the government of India in year 1972 to serve endangered species. तो 1973 में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, मतलब एक्ट पहले ही आ जाता है बट वो चीज़ इम्प्लीमेंट में उसके 1 साल बाद ही आती है। तो उसके बाद क्या हुआ था कि वो लॉन्च हो गया था और इस प्रोग्राम का मेन एम था कि हम सारी की सारी जो स्पीशीज है उनको प्रोटेक्ट कर सके, एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बहुत सारी बटरफ्लाईज, मोथ, है ना, और बीटल्स, ये सारी भी एडिड हो गई थी इन लिस्ट में। और 1991 में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कुछ जो प्लांट्स थे वो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में आ गए। सिर्फ और सिर्फ जानवर खत्म नहीं हो रहे, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो वो भी धीरे धीरे करके खत्म होते जा रहे हैं। तो क्या एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो क्या था? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ड्यू टू कंजर्वेशन डिमांड द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 वाज इंप्लीमेंटेड विद द वेरियस प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्टिंग हंटिंग। तो क्या था? तो कंजर्वेशन डिमांड, इनकी डिमांड को बचाने के लिए एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आ गया था 1972 जिसके अंदर बहुत सारे प्रोविजन आए थे इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया था? बहुत सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी थे एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। द एम ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू प्रोटेक्ट द रिमेनिंग एंडेंजर्ड स्पीशीज बाय बैनिंग, हंटिंग एक्सेट्रा। तो इस प्रोग्राम का एम क्या था कि जो बची हुई एंडेंजर्ड स्पीशीज है उसको प्रोटेक्ट कर लो, हंटिंग और बहुत सारी एक्टिविटीज को जो भी परफॉर्म करते हैं जिनकी वजह से इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है उसको बैन कर दिया था। The project Tiger was also launched by the government of India in the year 1973 to save the endangered species. तो गवर्नमेंट के थ्रू कौन सा प्रोग्राम गया था? प्रोजेक्ट टाइगर भी हुआ था जो कि इम्प्लीमेंट हुआ था 1973 के अंदर, जिसके अंदर जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज थी उसको कर दिया था प्रोटेक्ट। अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट 1960 several hundred butterfly, moth, beetles have been added to the list. तो वाइल्ड लाइफ एक्ट 1980 और 86 के अंदर बहुत सारी बटरफ्लाई, मॉथ और बीटल्स की भी कैटेगरी को ऐड करवा दिया था। 1991 फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर आल्सो एडेड इन द लिस्ट ऑफ स्टार्टिंग विद द 6 स्पीशीज। तो 1991 में क्या था? बहुत सारे प्लांट्स भी एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में आ गए थे और इसको इनकी सबसे पहले 6 स्पीशीज लिस्ट हुई थी। अब आज के टाइम पे तो और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो अब हमारे इंडिया में जितनी भी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है उनको हमने 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो 3 कैटेगरी कौन सी है? रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट यानी कि ये पूरा एरिया गवर्नमेंट ने रिजर्व कर दिया है, यहाँ पे कोई भी हंटिंग नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, यहाँ के जो ट्रीज और एनिमल्स हैं उनको जो नॉर्मल पीपल है वो यूज नहीं कर सकते, यानी कि पूरा एरिया हर तरफ से रिजर्व है। दूसरा आता है हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, यानी कि ये एरिया गवर्नमेंट ने स्पेशली प्रोटेक्ट कर रखा है उन लोगों के लिए जो टेरेबल पॉपुलेशन है, टेरेबल पॉपुलेशन के लिए प्रोटेक्ट कर रखा है, बाकी हम जैसे लोग उधर नहीं जा सकते। टेरेबल पॉपुलेशन के लिए इसलिए वो कर रखा है क्योंकि उनकी लाइफ पूरी की पूरी उन फॉरेस्ट पे ही डिपेंड होती है, वो खाते वही हैं, पहनते वही हैं, तो इसलिए उनके लिए क्या है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बना दिया। और अनक्लास फॉरेस्ट जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि जो जिधर से हम वुड वगैरह आते हैं तो वो कौन से फॉरेस्ट होते हैं? अनक्लास फॉरेस्ट होते हैं। तो रिजर्व फॉरेस्ट, these forests are regarded as the most valuable as far as the conservation of forest and wildlife resources are connected. It covers half of the forest land. यानी कि वो सारे हैं जो कि कंजर्व्ड फॉरेस्ट हैं और ये ऑलमोस्ट 50% लैंड कंजर्व करते हैं, जैसे कि पूरे 50% हमारा जितना भी टोटल एरिया उसका 50% जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आता है। और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, दीज आर द फॉरेस्ट आर लैंड प्रोटेक्टेड एनी फ्यूचर डिप्लीशन, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया आर प्रोटेक्टेड। तो यानी कि ये वो सारे फॉरेस्ट हैं जो कि फ्यूचर डिप्लीशन से प्रोटेक्ट करती हैं, इनके अंदर 1/3 एरिया आता है। 1/3 एरिया यानी कितना? वो पूरी लैंड का 33%, है ना। अब लास्ट आता है अनक्लास फॉरेस्ट। अनक्लास फॉरेस्ट जो कि अदर फॉरेस्ट होता है, जो कि वेस्ट लैंड होती है, बिलोंग टू बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल और कम्युनिटी। इसका यूज कौन कर सकता है? गवर्नमेंट, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी। और इसमें कितना एरिया होता है? 17% ऑफ द टोटल लैंड। ठीक है, तो यही तीनों क्लासिफिकेशन थे। अब इसके बाद इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक बचता है जो कि है कम्युनिटी कंजर्वेशन, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। तो जो कम्युनिटीज हैं उन्होंने कैसे कंजर्व करा है हमारी वाइल्ड लाइफ को, उन्होंने कैसे हेल्पफुल रही है वो हमारी वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए।
तो जो फॉरेस्ट है ना वो बहुत सारे लोगों का घर माना जाता है। तो क्या है, द फॉरेस्ट इज अ होम ऑफ सम ट्रेडिशनल कम्युनिटी, कुछ ऐसे ट्रेडिशनल कम्युनिटी है जो कि फॉरेस्ट को अपना घर मानती है। द शिकारा टाइगर रिजर्व राजस्थान, शिकारा टाइगर रिजर्व कहाँ पे, राजस्थान में। विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट द माइनिंग एंड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो लोगों ने क्या करा, वहाँ पे क्या हुआ था, राजस्थान में बीच में ना बहुत सारी माइनिंग चालू हो गई थी। तो इस एरिया में क्या हुआ था, वहाँ के जितने भी विलेजर्स थे उन्होंने आवाज उठाई थी कि माइनिंग को रोको, और किसके अंदर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आई उठाई थी। The famous चिपको मूवमेंट इन द हिमालय has successful raised deforestation in the several areas। तो जो चिपको मूवमेंट है, चिपको मूवमेंट में क्या हुआ था, लोग पेड़ों से आके चिपक के गले से मिल गए थे। उन्होंने कहा था अगर पेड़ काटोगे तो हमें भी काट दो साथ में। तो ये क्या हुआ था, इसकी वजह से जो हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, जो डिफॉरेस्टेशन थी ना वो बहुत कम आ गई, कंट्रोल में आ गई। ऑल्सो शो द कम्युनिटी अफॉरेस्टेशन विद इंडिजियस स्पीशीज कैन बी एनॉर्मली सक्सेसफुल। और कम्युनिटीज की मदद से क्या हुआ, अफॉरेस्टेशन भी होने लगी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने पेड़ उगाए। और JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन 1988। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1988 इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। shows some good example for involving local communities in the management and restoration। तो JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो कि लॉन्च हुआ था आपका 1988 में, कहाँ पे, उड़ीसा में। इस घर के भी जो कम्युनिटीज थी लोगों के, उन्होंने भी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहे थे। तो ये क्या है, गुड एग्जांपल है कि हमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे आसपास की जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज है उनको भी इंक्लूड करना चाहिए। तो कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन में क्या था, द फॉरेस्ट इज अ होम ऑफ सम ऑफ द ट्रेडिशनल स्पीसीज। जो फॉरेस्ट है वो क्या है, बहुत सारी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज का घर है। इन शिकारा टाइगर रिजर्व राजस्थान विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट द माइनिंग एंड बाय वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो शिकारा टाइगर रिजर्व में क्या हुआ था, राजस्थान के लोगों ने, जो वहाँ के जितने भी विलेजर्स थे, उन्होंने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया था। किसके अंदर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। क्या, वहाँ पे जो माइनिंग हो रही थी उसको बंद करवा दी थी। द फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालय हैज सक्सेसफुली रेज्ड डिफॉरेस्टेशन इन सेवरल एरियाज। तो जो चिपको मूवमेंट था, चिपको मूवमेंट में क्या हुआ था, लोग पेड़ों से चिपक के बैठ गए थे कि अगर या तो पेड़ काट रहे हो तो हमें भी काटो। तो चिपको मूवमेंट के अंदर क्या हुआ था, लोगों ने डिफॉरेस्टेशन को कम करा था, है ना। ऑल्सो शो बाय द कम्युनिटी फॉरेस्टेशन इज इंडिजियस स्पीशीज एंड एनॉर्मसली सक्सेसफुल। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या था, वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हुई थी। और इसके बाद JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था 1988 में इन द स्टेट्स ऑफ ओडिशा, शो गुड एग्जांपल ऑफ इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट ऑफ रेस्टोरेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो कि लॉन्च हुआ था 1988 में उड़ीसा में, इसने एक गुड एग्जांपल बना कि अगर हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कम्युनिटी, जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज हैं उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा बेटर वे में प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। और नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आपको और क्या क्या वेज पता है जिसकी वजह से आप फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्या आप अपने आसपास के फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। और ये चैप्टर खत्म होता है, कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, या इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू।